हेलो स्टूडेंट्स, कल जो अपने टॉपिक क्या था साइक्लोट्रॉन और बायोसावर्ट्स लॉ किया था अपन ने, ठीक है। अच्छा, उसमें थोड़ी क्लियरिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वो वीडियो मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। वही जो कल वाला वीडियो था वो दोबारा से, है ना। अच्छा जी, देखिए साइक्लोट्रॉन। Okay, what is cyclotron? Cyclotron is a device which is used to accelerate charged particle so that they acquire high energy. ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी प्रोवाइड करने की एक डिवाइस है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप तो एक बात तो जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को कोई एनर्जी नहीं दे सकता है ना, क्योंकि उसका वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो, क्योंकि मोशन के परपेंडिकुलर लगता है, तो वर्क डन जीरो। ये आपको प्रूव भी करके दिखाया था कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड से तो एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई मैग्नीट्यूड का। अगर यहाँ पे आप क्यू चार्ज रख दोगे, पॉजिटिव चार्ज की बात आ रही है, ठीक है, तो इस पे इधर फोर्स रहेगा क्यू ई। मान लो ये इस फील्ड में डी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा क्यू ई इंटू डी, इतना वर्क हो जाएगा। और ये वर्क चार्ज पार्टिकल को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। तो जो स्पीड चार्ज पार्टिकल एक्वायर करेगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने ट्रेवल की है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी एक्वायर करता जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड करने के लिए मुझे ए लार्ज डिस्टेंस, वी हैव टू ट्रैवल ए लार्ज डिस्टेंस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसे मान लीजिए आपको स्पीड एक्वायर की इसमें 100 मीटर पर सेकेंड, तो देखो 100 मीटर पर सेकेंड जब ये स्पीड एक्वायर करेगा तो समझ लो उस समय वो 1 सेकेंड में ही 100 मीटर चल पड़ेगा। यानी 1 सेकेंड भी अगर उसके अंदर चलेगा तो 100 मीटर की लेंथ तो कम से कम होनी चाहिए, तो इतनी डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैंने इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का यूज, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी तो सप्लाई नहीं कर सकता, पर पाथ को सर्कुलर तो बना सकता है। तो मैंने ऐसा कहा कि अगर इस पार्टिकल का मान लो पाथ ऐसा बना दूं मैं सर्कुलर, तो देखो जैसे ये यहाँ से ऐसे, अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से अगर कुछ एनर्जी एक्वायर करेगा, कम करेगा क्योंकि कम डिस्टेंस चला, पर इस सर्कुलर पाथ में तो वापस से जब इसके अंदर एंटर करेगा फिर एनर्जी एक्वायर कर लेगा, फिर एंटर करेगा, फिर एनर्जी एक्वायर कर लेगा, फिर एंटर करेगा, तो ऐसे घूमता रहेगा और एनर्जी एक्वायर करता रहेगा। इससे उसी तरीके से कि आप फुटबॉल को यूं उंगली के ऊपर घुमाओ और साइड से यूं मारते रहो टेंजेंशियल, तो क्या वो हाई स्पीड एक्वायर कर लेती है। हाँ, तो इसके अंदर मुझे जो मेरी डिवाइस होगी ये कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी यही प्रिंसिपल यूज करके एक डिवाइस बनाएगी जिसको बोला गया साइक्लोट्रॉन। उसमें दोनों फील्ड काम में लिए गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम था कि पाथ को सर्कुलर बनाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। अच्छा, तो जो साइक्लोट्रॉन में जो अपन काम में लेते हैं वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी अपन क्रॉस फील्ड काम में लेते हैं। कौन सा फील्ड काम में लेते हैं? क्रॉस फील्ड काम में लिया जाता है। पर इन दोनों फील्ड्स में से एनर्जी सप्लाई का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, तो इसी बेसिस पे जो इसका प्रिंसिपल बना, क्या बना? प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। प्रिंसिपल क्या बना? प्रिंसिपल ये है इसका, इफ ए चार्ज पार्टिकल passing through electric field again and again with the help of magnetic field, then its energy can be increased up to high level. ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल था। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या था? इफ
if a charged particle is passing through electric field again and again with the help of magnetic field, then its energy can be increased up to high energy level. ठीक है, अच्छा इसमें अब इसके लिए जो साइक्लोट्रॉन की स्ट्रक्चर बनाई गई कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को यूटिलाइज किया गया, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूटिलाइज किया गया और क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ी इसकी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, वो उसकी स्ट्रक्चर है ना। तो तीसरा पार्ट है इसकी स्ट्रक्चर, किसकी, साइक्लोट्रॉन की स्ट्रक्चर। Cyclotron is a device which is used to accelerate the charged particles so that they acquire high energy. Principle, if a charged particle is passing through electric field again and again so that it's with the help of magnetic field so that they acquire high energy. This is the principle of cyclotron. And structure की बात करें कि जो ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए जो किस किस चीज की जरूरत पड़ी, क्या कैसी स्ट्रक्चर में साइक्लोट्रॉन की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो साइक्लोट्रॉन में दो मैट्रिक्स होलोडीज काम में ली गई ऐसी, इनको डी इसलिए बोला गया, ये मेटलिक डीज हैं क्योंकि इनकी शेप इंग्लिश अल्फाबेट डी की जैसी होती थी। ठीक है, अगर इसका एक डी को मैं इधर उठा के आपका 3D में स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसी है, ऐसी, यहां से अंदर से इसका होलो पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, जैसे वो आपकी पॉलिश की डब्बी आती है, आप उसकी पॉलिश निकाल लो, उसको डब्बा उसके ऊपर से ढक्कन लगा दो, बीच में से कट कर दो, तो क्या दो डी बन जाएंगे, ऐसे जैसे स्ट्रक्चर है ना। अच्छा जी, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड को इस जो ये डी है इनके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे अप्लाई किया गया, ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स में काम में ली गई, जनरली होर्सशू मैग्नेट काम में ली जाती हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये डी ऐसे है, ये दो डी, एक डी है एक डी है, इधर मैंने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दिया, इधर एक साउथ पोल रख दिया, तो क्या इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डेवलप हो गया? यस सर, ऐसा ना। अभी क्योंकि मैं डायग्राम 2D में बना रहा हूँ इसलिए इधर और पीछे वाली मैग्नेट को अपन ने डिनोट नहीं किया ना, वरना ओवरलैप हो जाता है डायग्राम। 3D में बनाते हैं तब वो दिखाई देता है ना, पर 2D में थोड़ा डायग्राम सिंपल होता है इसलिए मैं फिलहाल 2D में बना रहा हूँ, बाकी इसको 3D में भी बना सकते हैं, मैं बनवा भी दूंगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या किया गया, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे सेंटर पे रख के कुछ स्मॉल सी वेलोसिटी दी गई, जिसके कारण से उसने एक पाथ ले लिया सर्कुलर। अब अगर सिर्फ यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो देखो अगर इसको v स्पीड आपने प्रोवाइड की है तो ये v स्पीड से इसी सर्किल में घूमता रहेगा, v स्पीड से इसी सर्किल में घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी इंक्रीज होगी, बस ये यहाँ पे घूमता रहेगा। पर मुझे एनर्जी प्रोवाइड करानी है तो मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करना पड़ेगा। पर अगर थ्रू आउट द मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई रहा तो दोनों फोर्स एक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी, तो जो मोशन होगी वो अंडर द रिजल्टेंट फोर्स होगी, जो सर्कुलर मोशन नहीं होगी, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा जी, तो मैं नहीं चाहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लगेगा तो फिर पाथ सर्कुलर नहीं रहेगा, तो इसके लिए मैंने मेटलिक डीज काम मिली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेटल के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है कैविटी में? 0। तो मैंने ऐसा किया कि देखो जैसे चार्ज पार्टिकल को इधर से मैंने छोड़ा तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ करता हुआ ऐसे आया, जैसे ही फर्स्ट डी से निकलने लगा तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया कि देखो इस वाली डी को मैंने हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया और इस वाली डी को लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया। तो जब ये इधर से बाहर निकलेगा तो ये चार्ज पार्टिकल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मोशन करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा। अच्छा, अब जैसे ये डी से बाहर आए, जब तक ये डी के अंदर था ये चार्ज पार्टिकल, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग नहीं रहा था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था तो पाथ एग्जैक्ट सर्कुलर आया। पर जैसे ये इससे बाहर निकला तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है। अब क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है। और ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा तो पॉजिटिव पार्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आया है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी में। और दूसरी बात, और इन दोनों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अवेलेबल है? ये मेटलिक है, ये मेटलिक, इनके अंदर नहीं है, बट बिटवीन दिस डीज कौन अवेलेबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। तो देखो
अब इन दोनों डीज के बीच में जो मोशन होगी चार्ज पार्टिकल की, वो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ नहीं होगी। पहली बात एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होगी, अब रिजल्टेंट फोर्स के कारण सके, पर इस इनके बीच में गैप इतना छोटा होता है, यानी ये पोर्शन इतना छोटा होता है कि अपन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्ट सर्कुलर है या नहीं है। पर एक बात यह कि जब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया तो भाई साहब क्या बढ़ गया है, स्पीड। और आप तो जानते हो कि आर इज, और जैसे ही यहाँ से आकर स्पीड बढ़ा तो ये नेक्स्ट डी के अंदर जैसे ही एंटर किया, जो नेक्स्ट डी में एंटर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एब्सेंट, तो पाथ फिर से कैसा हो गया, सर्कुलर, इसके अंदर एंटर करते। पर इस बार जब ये इसके अंदर गया तो क्या स्पीड ज्यादा थी, यस सर, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क कर चुका था, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी थी। और मैग्नेटिक फील्ड में तो आप जान रहे हो कि जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी ही रेडियस भी बढ़ेगी, पाथ की रेडियस बढ़ेगी। इसलिए ये चार पार्टिकल जो पहले जिस रेडियस में घूम रहा था उससे थोड़ी सी रेडियस बड़ी हो गई है। अब ये चार पार्टिकल जब सेकंड डी से बाहर आएगा तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले आपने प्रोवाइड किया था इसको हाई पोटेंशियल पे, इसको लो पोटेंशियल पे, अगर ऐसा ही रहा तो देखो ये लो से हाई पोटेंशियल पे जाएगा। देखो आप वैसे समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, हाई से लो। तो जब ये पार्टिकल इधर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो फोर्स भी इधर लग रहा था, इधर लग रहा था, तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, फोर्स ने थोड़ा धक्का मारा। जब ये इधर से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहा तो फोर्स इधर ही लगेगा, और फोर्स इधर लगेगा और ये चलेगा इधर, तो क्या स्पीड कम हो जाएगी, क्या फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। तो वो तो जितनी स्पीड बढ़ी थी उतनी स्पीड यहाँ पे वापस से डिक्रीज हो जाएगी, जब तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। तो मैंने कुछ ऐसी असेंबली लगाई, ऐसा सेटअप किया कि जैसे ये चार पार्टिकल इस सेकंड वाली डी से घूम के जब बाहर निकलेगा तब इनकी पोलरिटी चेंज कर दी। इसको मैंने हाई पोटेंशियल पे कर दिया और इसको वापस से क्या कर दिया, लो पोटेंशियल पे। तो जैसे ही ये चार पार्टिकल इससे बाहर आएगा तो वही लो पोटेंशियल पे जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो बिटवीन द डीज फिर से क्या हुई है, एनर्जी इंक्रीज हुई है। बिटवीन द डीज फिर से क्या हुआ है, एनर्जी इंक्रीज हुई है। और एनर्जी इंक्रीज हुई है तो स्पीड भी इंक्रीज हुई, और स्पीड इंक्रीज हुई तो पाथ की रेडियस फिर से बढ़ गई। देखो ये पाथ एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा जो ये पोर्शन है ये सर्कुलर नहीं है, और ये आपका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज होके ये अब थोड़ी बड़ी रेडियस हो गई। फिर ये इधर आया, मैंने वापस से फिर से पोलरिटी चेंज करनी पड़ेगी वरना स्पीड कम हो जाएगी। फिर पोलरिटी चेंज की, फिर से निकला तो थोड़ी रेडियस और बड़ी हो गई। ऐसे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस चार्ज पार्टिकल की जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जितनी बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेगा उतनी बार ये एनर्जी एक्वायर करेगा और उतनी ही इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसके पाथ की रेडियस भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है भाई, डी की रेडियस के बराबर। ये डी के अंदर ही घूम रहा है ना, तो डी की रेडियस के बराबर। तो जब ये घूमता 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 इसके पाथ की रेडियस बड़ी होती 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 डी की रेडियस के बराबर हो जाती है, डी की रेडियस के बराबर हो जाती है, उस समय ये पार्टिकल मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर कर चुका होता है। तो अब मैं इस पार्टिकल को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया गया, ठीक है। ये चार पार्टिकल घूमता हुआ इधर आएगा और इसमें से निकल जाएगा। अब वो ये इतनी हाई स्पीड एक्वायर कर लेता है कि अगर आपने यहाँ होल कर दिया तब भी इसको ये क्रॉस कर जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इतना सा गैप है, थोड़ा सा गैप है ना, अगर आप गाड़ी को धीरे धीरे लाओगे तो टायर गड्ढे में चला जाएगा, और स्पीड से लाओगे तो क्या इसके ऊपर से निकल जाएगा। हाँ, ये इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेगा कि ये इस होल से निकल नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर प्लेट लगाई गई ऐसे, इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया डिफ्लेक्टर प्लेट को, और यहाँ पे नीचे एक प्लेट लगाई गई जिसको नेगेटिव चार्ज दिया गया। तो जैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इस पॉजिटिव के कारण रिपेल हुआ, नेगेटिव के कारण अट्रैक्ट हुआ, तो कुछ पार्ट इसका ऐसा हो गया और ये बाहर निकल गया। और जैसे ही ये बाहर निकला ये हाई स्पीड पार्टिकल अपने पास आ चुका था। अब इसने कितनी एनर्जी गेन की ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसने कितनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस किया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी मोशन के दौरान या तो इस डायरेक्शन में रहा है या इस डायरेक्शन में पोलरिटी चेंज करने के कारण, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे ही रहा है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर हैं? यस सर। इसका मतलब इसके अंदर अपन क्रॉस फील्ड का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो क्रॉस फील्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऐसी डिवाइस जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलरिटी को बार बार चेंज कर दे, उसके लिए अपन ऑसिलेटर लगाते हैं। इस डिवाइस को बोलते हैं ऑसिलेटर, ठीक है। अच्छा जी, और ये पार्टिकल ये घूम रहा है। चलो वापस से
इंपॉर्टेंट बातें इसकी कवर करते हैं साइक्लोट्रॉन की। भाई स्ट्रक्चर के मेन पार्ट क्या, टू मेटेलिक होलोडिस, डिफ्लेक्टर प्लेट, oscillator, strong magnet which provides magnetic field perpendicular to plane of Ds। ठीक है, अच्छा जी। और देखिए जो इसके अंदर साइक्लोट्रॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड का काम है वो क्या है, जो चार्ज पार्टिकल के पाथ को सर्कुलर बनाना इनसाइड द डीज। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, टू इंक्रीज द एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कौन कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पाथ को सर्कुलर कौन बना देता है, मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी कब गेन करता है, जब वो डीज को क्रॉस करता है। इनसाइड द डीज तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनसाइड द डीज कोई भी एनर्जी इंक्रीमेंट नहीं होता। एनर्जी इंक्रीमेंट तभी होता है जब वो डीज को क्रॉस करता है, और एनर्जी इंक्रीमेंट का काम किसका है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा, डीज के बीच में जो जब ये क्रॉस करता है तो पाथ एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं रहता है। अच्छा, तीसरा, जो ये रिजल्टेंट पाथ बनता है ये कैसा बन जाता है आपका, स्पाइरल। ऐसा कैसे, इस पाथ को क्या बोलते हैं, स्पाइरल, जिसमें सर्किल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कब एक्वायर करेगा, जब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। जब r मैक्सिमम उस समय v मैक्सिमम, जब r वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो उस समय चार्ज पार्टिकल की एक्वायर स्पीड भी मैक्सिमम हो जाती है। क्या इतनी सी बातें साइक्लोट्रॉन के बारे में आप लोगों को क्लियर है। चलिए जी, अब अगला देखिए, छोटी सी बात। अब देखो, अब जब ये चार्ज पार्टिकल ने ये पहला हाफ सर्किल कंप्लीट किया था, फर्स्ट डी में जो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया था, अच्छा, फिर आधा सर्कुलर पाथ नेक्स्ट वाले में कंप्लीट किया। पर तुम देखो, जब इस वाले डी में जब ये पार्टिकल था तब इसकी स्पीड अलग थी, और जब इस वाले डी में था तब इसकी स्पीड अलग थी। पर मैं एक चीज पक्का से जानता हूं, जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड जब सर्कुलर पाथ में घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 2πm/qb। यानी जो चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड रहता है। यानी अगर वो यहाँ से ये फर्स्ट डी में इसने हाफ साइकिल 3 सेकंड में कंप्लीट किया है, तो अगले डी के अंदर भी ये हाफ साइकिल कितनी देर में कंप्लीट करेगा, 3 सेकंड में ही करेगा। फिर अगली बार स्पीड बढ़ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अगला भी कितनी देर में हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, 3 सेकंड में। तो इधर से ये वाला कितनी देर में करेगा, 3 सेकंड में। यानी मैं यहाँ पे ऐसा ऑसिलेटर लगा दूंगा जो हर 3 सेकंड के बाद अपनी पोलरिटी चेंज कर ले। यानी ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा जो वो 3 सेकंड तक कैसा रहे, पॉजिटिव, और अगले 3 सेकंड तक नेगेटिव, यानी पोलरिटी चेंज हो जाए। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा भाई, इस ऑसिलेटर का 6, और इस जो चार्ज पार्टिकल का है इसका टाइम पीरियड कितना है, 6, क्योंकि हाफ साइकिल कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, 3 सेकंड में, तो फुल साइकिल कितनी देर में कंप्लीट करेगा, 6 सेकंड में। तो भाई जो इस चार्ज घूमने वाले चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड है और ओसिलेटर का जो टाइम पीरियड है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा और ये पोलरिटी चेंज नहीं करेगा, तो पोलरिटी उस टाइम चेंज नहीं मिली तो क्या स्पीड वापस से डिक्रीज हो जाएगी। इसके प्रॉपर वर्किंग के लिए क्या होना चाहिए, जो चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड और जो ऑसिलेटर लगा है इसका टाइम पीरियड दोनों का सेम होना चाहिए, या मैं कह दूं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दोनों क्या सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो भाई फॉर प्रॉपर वर्किंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। इसको चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बोल दो या साइक्लोट्रॉन की बोल दो, एक ही बात है ना, और ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो कभी भी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता हूं कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इतनी है, या मैं बोलूं चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इतनी है, या मैं बोलूं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, भाई सभी एक ही बात है ना। या मैं बोलूं ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इतनी है तो अंदर जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, भाई सेम ही होगी। अच्छा, कभी भी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है यानी सेम होती है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस। क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो भाई साइक्लोट्रॉन होता है वो रेजोनेंस कंडीशन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, रेजोनेंस कंडीशन पे। यानी साइक्लोट्रॉन के अंदर रेजोनेंस कंडीशन एग्जिस्ट करती है। और कौन सी रेजोनेंस कंडीशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन मस्ट बी इक्वल। दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अभी तक अपना जो क्लियर हुआ वो क्या क्या हुआ, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, साइक्लोट्रॉन की स्ट्रक्चर, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग, साइक्लोट्रॉन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अच्छा जी, अब चार्ज पार्टिकल कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा उसका डेरिवेशन। साइक्लोट्रॉन से जब पार्टिकल बाहर निकलेगा
तो मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेगा, उसका डेरिवेशन देखिए। चलिए भाई, आपको तो ये बताइए कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी रेडियस को क्या लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है। यस सर। जब R मैक्सिमम हो जाएगा उस समय क्या V मैक्सिमम हो जाएगा। यस सर। R मैक्सिमम कितना हो सकता है, कैपिटल R, तो V मैक्सिमम कितना होगा, V मैक्स बाई QB। इनको इधर भेज दो तो कितना हो गया, QBR बाई M इज इक्वल टू V मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल। इतनी स्पीड चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम एक्वायर कर लेगा किसके अंदर, साइक्लोट्रॉन के अंदर। तो उसकी जो चार्ज पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। फिर रख दो वैल्यू, हाफ एम वी मैक्स की वैल्यू अभी निकाली थी आपने, क्यू बी आर बाई एम का स्क्वायर निकाली थी ना, ये वैल्यू रख दी है वहां पे। अच्छा जी, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ डी, डी की रेडियस, जब मैक्सिमम रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। अच्छा, आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। This is the maximum kinetic energy which a charged particle acquire। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या मैं ये बोलूं कि जो ऑसिलेटर लगेगा किसी साइक्लोट्रॉन में किस फ्रीक्वेंसी का लगाना चाहिए, जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। भाई ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, क्यू बी बाई 2 पाई एम। अरे टाइम पीरियड पता है ना आपको मैग्नेटिक फील्ड में, 2 पाई एम बाई क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी इसका क्या होती है, उल्टा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी को, इतना। इस फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर लगेगा या ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी। चाहो तो आप जो ये एनर्जी आपने निकाली है के मैक्सिमम, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो यहां से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो भैया, 2 पाई एम एफ इज इक्वल टू क्यू बी, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा जी, अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो क्यूबी की वैल्यू ये रख दो, 2 पाई एम एफ, ये तो क्यूबी की वैल्यू रख दिया ना यहाँ पे, इसका क्या लगा दिया भाई, स्क्वायर, इनटू क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर, क्यूबी का स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, के मैक्सिमम, के मैक्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये और ये कैंसिल, कितना हो गया 2 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर आर इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ये फॉर्मूला काम में ले लीजिए, और अगर ये वाले डेटा दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम में ले लीजिए, या आप फॉर्मूला ये वाला याद नहीं रखना चाह रहे तो आप फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ, जिस भी चीज की वैल्यू चाहिए वो निकाल के इसके अंदर रख दो, सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा ना। तो दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी क्यूबीआर की टर्म में। क्या क्लियर है यहाँ पे। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कल भी आपको बता दिया था ना, सीबीएसई के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। थ्योरेटिकल पूरा क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, वर्किंग बताओ, ये डेरिवेशन कर दो, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कोई खास बात नहीं है ना। एनसीईआरटी में देखना, आपको एक ही सोल्ड एग्जांपल दे रखा है इसके ऊपर, तो सोल्ड एग्जांपल भी करके देखना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अभी मैं आपको आगे का नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखिए।
अच्छा चलिए ये बताइए, कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके पास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड? जिस दिन क्लास का फर्स्ट लेक्चर आपको करवाया था उस दिन आपको बताया था। क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है क्योंकि नेट चार्ज करंट कैरिंग, हाँ करंट कैरिंग वायर है तो चार्ज मोशन कर रहा है, पर ध्यान रहे नेट चार्ज जीरो ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी है उसके पास जो मोशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो होता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है भाई? जीरो आती है। चलिए अभी तक जो आपने जितने भी फॉर्मूले लिखे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अभी तक तो आपने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पे किस किस तरह से इफेक्ट डालता है, उसके पाथ को कैसा बनाता है, करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उससे अपन क्या क्या यूज में ले सकते हैं, है ना। अच्छा जी, अब बाकी आप जानते हैं कि F इक्वल टू कितना हो गया भाई? QVB sin थीटा, है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा गया है, फोर्स का कितना लगता है। तो जहां जहां आपने बी को काम में लेते हो, है ना, बी, ये बी कितने काम होते हैं, इसके सोर्स क्या क्या होते हैं? मैग्नेट और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, मैग्नेट कैसे करती है, कितना करती है, नेक्स्ट चैप्टर में। पर फिलहाल करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड, जो यानी मैं जो क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं तो मैं बी की वैल्यू देता हूं, जैसे 1 टेस्ला दे दी, तो ये बी कैलकुलेट कैसे करते हैं, कहां से कैलकुलेट करते हैं ना। अब नेक्स्ट पूरे ये एक पार्ट मतलब इस चैप्टर का खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट में अपन बी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी तक तो समझ लो अभी तक के पार्ट में बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी या आपसे निकलवाई जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में ये बी की वैल्यू निकालते कैसे ये सीखेंगे, उसके लिए बायो सावर्ट्स लॉ लगता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अच्छा बी की बात कर लेते हैं भाई। बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों बोलते हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा बता भी चुके हैं, कितनी होती है? टेस्ला। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है गॉस। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴। ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूले की, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो भाई आप कोई भी एक फॉर्मूला लिख लो, F इक्वल टू कितना होता है? ILB sin थीटा बोलो, होता है कि नहीं होता? कोई भी एक फॉर्मूला लिख लो। अच्छा अब डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लिखना है भाई आपको? बी का। तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है उसको एक तरफ कर लो, बाकी सबको दूसरी तरफ कर लो। तो भाई कितना आ गया यहाँ पे? F अपॉन IL sin थीटा बराबर बी। तो अगर बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ रख दो, इसका इसका इसका, और ये डायमेंशन लेस है इसका लिखो चाहे मत लिखो। तो बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, एफ का कितना हो जाएगा? m1 l1 t-2, आई का कितना हो जाएगा? a1, l का कितना हो जाएगा? l1, और साइन थीटा तो डायमेंशन लेस है। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा m1 l0 t-2 a-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका? बी का। ठीक है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह वगैरह पार्ट हो गए, ठीक है। अच्छा जी अब देखिए कोई करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ये कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट जो लॉ आया वो आया बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है। ये एक जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता था वो वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण बताता था, है ना। अच्छा ये पूरे जो लॉन्ग वायर है उसके कारण एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए बताता था। हालांकि
इसको यूटिलाइज करके मैं एक लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकता हूँ, वो अलग बात है, ठीक है। बट ये जो सिंपल बताता है वो वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है। मान लीजिए ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, सर ऐसा क्यों बनाया है? इसका मतलब है कोई भी रैंडम शेप कैसा भी हो सकता है ना, शेप्स का कोई लेना देना नहीं, सर्कुलर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इसका अगर मैं बहुत छोटा एलिमेंट ले लूं तो क्या इस छोटे एलिमेंट को डीएल लेंथ का, तो क्या इस एलिमेंट को तो तुम स्ट्रेट मान सकते हो? यस सर। मान लीजिए इस पूरे वायर में से करंट फ्लो हो रहा है आई, और मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए कितना होगा इस छोटे से एलिमेंट के कारण। तो इस छोटे से, और ये पॉइंट कहाँ पे है? ये इस एलिमेंट से r दूरी पे है, और ये इस एलिमेंट में जो करंट की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल पे है। तो बायो-सॉर्ट्स का ये कहता था कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डी है, छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने बोला द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current flowing through the element, directly proportional to length of element, directly proportional to sine of theta, where theta is the angle between direction of current in element and r, ठीक है। अच्छा, and inversely proportional r square, inversely proportional to r square, ये बायो-सॉर्ट्स का था स्टेटमेंट। क्या था? द magnetic field due to a small current carrying element is directly proportional to this and this। अगर आप इन सभी को इकट्ठा करके लिखेंगे, इन सभी को इकट्ठा करके लिखेंगे, चलो साइक्लोट्रॉन में छोटा सा पार्ट और छूट गया था, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, वो ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो dB की वैल्यू आई, जो dB इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या कांस्टेंट लगेगा? यस सर। और यहाँ पे कांस्टेंट लगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना हो गया? आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये वैसा ही कांस्टेंट है जैसा वो कूलम्ब का लिखा था F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस K की वैल्यू कितनी होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पर ये देखो 1/4 पाई तो इसमें भी है, पर ये एप्सिलॉन नॉट के जगह ऊपर क्या आ गया है भाई? म्यू नॉट आ गया है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता था? एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता था परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे जो म्यू नॉट को बोला जाता है, ये बोला जाता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा जी, अब म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, क्या मैंने आपको डी का निकलवा दिया? यस सर। क्या आपको आर स्क्वायर का पता है? क्या आपको डीएल का पता है? आई का पता है? इन सबको उधर ले जाओ, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपका काम है, आपको निकाल के दिखाना है म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। या फिर नोट्स आपके नोट्स में होना चाहिए, इसके नीचे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट, है ना। ये आपको ये काम आपका है, ठीक है। चलिए भाई, अब जो म्यू नॉट की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे के की वैल्यू आती थी ना 9 × 10⁹, यहाँ पे देखो जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे जो ये म्यू नॉट है इसकी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और यूनिट होती है इसकी टेस्ला। इधर लाओगे तो ऊपर भाई मीटर स्क्वायर, नीचे एम्पियर मीटर। क्या मीटर से मीटर कैंसिल? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू देखो क्या बढ़िया है, 4 पाई नीचे लाओगे 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। काम खत्म। ये किसकी वैल्यू है? इस पूरे कांस्टेंट की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 10⁻⁷, ठीक है जी। अच्छा जी, और देखिए, और देखिए, अच्छा भाई आपको ये पता चल गया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, ठीक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹9। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। आप भाई 2/1 कर दीजिए, 2/1। तो 2 में जब 1 का आप डिवाइड करेंगे, देखो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसमें इसका डिवाइड करेंगे ना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा इतना। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा 9 10⁹9 अपॉन 10⁻⁻7। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻16। अच्छा, एक टर्म होती है लाइट स्पीड, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8। तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा क्या? यस सर। तो 9 इंटू 10⁻16 की जगह आप क्या रख सकते हैं c स्क्वायर, क्या रख सकते हैं c स्क्वायर। तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया c स्क्वायर। तो भाई c की वैल्यू होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है c लाइट स्पीड के बराबर। और इसकी जो यूनिट होती है, ये लाइट स्पीड है तो स्पीड की यूनिट कितनी होती है मीटर पर सेकंड। जनरली पूछ लिया जाता है कि इस टर्म की यूनिट कितनी होगी मीटर पर सेकंड। इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो कितना होगा L1t-1 मीटर पर सेकंड। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रूट का μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो तो 1 स्पीड हो जाएगा, यानी सेकंड अपॉन मीटर। उल्टा कर दो L-1t+1। यहां से चाहो तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला यहां रख दो, तो μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से भी निकल आएगा। कोई खास बात नहीं, जो मैंने आज का आपको काम दिया था। तो चाहो तो μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला इधर से निकाल लो, चाहे आप डायमेंशन फॉर्मूला वहां पीछे से निकाल लो, जैसे आप निकालना चाहो वैसे निकाल लो। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे का। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो आई करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण ना, स्मॉल एलिमेंट के कारण, वो जैसे ये वायर था, ये एलिमेंट था, करंट की वैल्यू आई, लेंथ dl और ये डिस्टेंस r, एंगल थीटा, ये db। तो db की जो वैल्यू आई, वैल्यू तो आई μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। पर मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी। अच्छा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो रूल लगते हैं। पहला तो लगता है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा लगता है स्लैप रूल। कौन सा? स्लैप रूल, या इसको पाम रूल भी बोला जाता है। चलिए, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था कि मान लो कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसमें जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब कर लीजिए, उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब कर लीजिए और फिंगर को कर्ल करते हुए इस वायर को होल्ड कर लीजिए ऐसे। ठीक है, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में फोल्ड होती हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ एग्जिस्ट करता है। जैसे अब ये है, तो अगर मैं फिंगर फोल्ड करूंगा, जब इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या इधर से फिंगर अंदर जाएंगी? यस सर। और इधर से क्या आएंगी? बाहर। तो आप कैसे बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा, इधर से भाई अंदर जा रहा है और इधर से बाहर। इस पॉइंट में ये पीछे वाला पॉइंट है इधर, आगे वाले पॉइंट इधर, यानी इसके चारों तरफ हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन बता देगा राइट हैंड थंब। ठीक है, दूसरा स्लैप रूल लगा लो या पाम रूल। ये कहता था, मान लीजिए करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसी कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लो। ये किसके रूल है? डायरेक्शन निकालने के। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राइट हैंड लीजिए, थंब को करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड कर दीजिए ऐसे, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ पाम कर दिया, फिंगर कर दीजिए ना, और फिर पाम के जो परपेंडिकुलर या ऐसे स्लैब लगा के देखिए, तो अंदर की तरफ लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा,
और बाहर की तरफ लगता तो बाहर की तरफ। जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे पूछता तो आप इधर करते करंट की डायरेक्शन में थंब, और फिर फिंगर को तब तक रोटेट करते जाओ थंब को इधर रखते हुए जब तक आप डिजायर्ड पॉइंट की तरफ ना पहुंच जाओ। तो क्या इस पॉइंट पे आप स्लैप करोगे तो क्या बाहर की तरफ लग रहा है? यस सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। चलो आ रही है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, इधर से क्या था? बाहर था। तो ऐसे आप इधर निकाल सकते हो। मैं इसके जस्ट पीछे वाले उधर वाले पॉइंट पे देखूं तो इधर थंब और पीछे की तरफ फिंगर, तो स्लैप लगाओगे तो क्या लगेगा? क्या इस डायरेक्शन में लगेगा? तो पीछे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो अपन इन दोनों रूल्स का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अभी इसके अंदर डालो, आप डेफिनेशन आपको दोनों की पता होनी चाहिए, बाकी आप आदत किसी डालो पाम रूल, है ना, हम इसको यूज में लिया करेंगे। चलो जी, और देखो अब मुझे इससे, अब जैसे ये एलिमेंट है इसके कारण मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? इधर, और आर इधर है, इस डायरेक्शन में स्लैब मारो अंदर, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अच्छा जी, गौर से देखो तो देखो ये जो अंदर वाली डायरेक्शन आ रही है आपकी, ये आई हो गया और ये आर हो गया। क्या आई और आर दोनों बोर्ड के प्लेन में? इसका मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोर्ड प्लेन, जो भी बोर्ड का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है और टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ है, ये तो इस क्रॉस का मतलब है। अच्छा, आर और डीएल कई दोनों वेक्टर बोर्ड के प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी डीएल और आर, एक तो डीएल वेक्टर और एक आर वेक्टर, इन दोनों, ये दोनों किस में है? प्लेन ऑफ बोर्ड में। और जो आपका डीबी वेक्टर है तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है ये क्या आ रही है भाई? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, है ना। जैसे आप लिखते थे मान लो ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन आती थी वो बी और सी के दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आती थी। यस सर, बी और सी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं चाहूं कि जो ये आपका रूल है इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो इसके दो फायदे, देखो डीएल क्रॉस आर, क्योंकि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आना चाहिए। यस सर, आ जाएगा, डायरेक्शन तो आगे भी परपेंडिकुलर इन दोनों के। अच्छा, अपॉन, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऊपर साइन आ रहा है तो अपना आप ए क्रॉस बी करोगे तो साइन आ जाएगा। यस सर। अच्छा, बट ऊपर आर नहीं आ रहा तो आपने ऊपर आर एक्स्ट्रा लगाया तो नीचे आ रही है आर क्यों? ये वेक्टर फॉर्म है किसकी? बायोसावर्ट्स लॉ की। इस फॉर्म का यूज करके आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ये लगाओगे तो मैग्नीट्यूड, तो आप इस फॉर्मूले से क्या बता सकते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन पाम रूल से। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगी, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पर इसको लगाना थोड़ा आसान है, इसलिए अपन मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्शन अपन पाम रूल से निकाल लेंगे। तो ये बायोसावर्ट्स लॉ हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और सुनिए, तो यहाँ तक मैंने कल आपको करवाया था, ठीक है, ये उसका ही दोबारा वीडियो बनाया है। अच्छा, अब और चीजें देखिए, एक छोटी मोटी चीजें कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या छोटे से एलिमेंट के कारण होता है? यस सर। अगर मुझे लॉन्ग वायर के कारण लिखना हो, किसी कारण लिखना हो, लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, लॉन्ग वायर के कारण लिखना है तो उस वायर को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लो और फिर हर एलिमेंट के लिए क्या लिख लो? मैग्नेटिक फील्ड, और फिर सभी मैग्नेटिक फील्ड जो सभी एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाए उनका वेक्टर सम कर लो, उनका क्या कर लो? वेक्टर सम। तो क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा? यस सर। तो इस रूल को अप्लाई करके मैं एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊंगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे इसी रूल को अप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक जैसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसको स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ो, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखो और फिर सभी मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दो। और ये काम मेरे लिए कौन करता है? पहले तोड़ना फिर जोड़ना, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आल्सो, ठीक है। तो इस रूल को अप्लाई करके कैसे लॉन्ग वायर का आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।
यहाँ तक का आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो एक बार आप यहाँ तक का तैयार कर लीजिए। फिर से कोई वीडियो में प्रॉब्लम आती है या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको दोबारा से बताना, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद एक छोटा सा जो टॉपिक अपना बचा हुआ था वो था लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या था? लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है। अच्छा, तो पहली लिमिटेशन तो आप सीधे से आप जानते हैं कि ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं कर सकता। ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं कर सकता। जो काइनेटिक एनर्जी आई थी कितनी आई थी? q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m। अगर q की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है तो ना तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाने वाला है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने वाला है, तो उसकी एनर्जी, यानी ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं कर सकता। जैसे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जो आप या जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, तो साइक्लोट्रॉन उसको एक्सीलरेट कर सकता था। बट जैसे आपने न्यूक्लियर फिजन के लिए न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया था यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर, तो अब न्यूट्रॉन कैसा है? ये न्यूट्रल पार्टिकल है, तो ये न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट करने का काम नहीं आएगा। दूसरा, ये लाइट पार्टिकल्स को भी एक्सीलरेट नहीं कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट पार्टिकल। कैसा है? इवन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स जो अब तक, हालांकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि और छोटे पार्टिकल क्वार्ट्स वगैरह आ गए हैं, पर आप फिलहाल समझो कि अभी तक जो लाइटेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है वो कौन है? आपका इलेक्ट्रॉन। उसका मास इतना कम होता है कि जैसे ही वो जैसे साइक्लोट्रॉन में हाफ साइकिल कंप्लीट करके जैसे दोनों डीज के बीच में आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ने के कारण उसकी रेडियस बढ़ जाती है। तो रेडियस बढ़ जाती है तो सिंपल, एक बार अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होते ही उसकी सर्किल इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी रेडियस डी की रेडियस के बराबर हो जाती है और सीधा पार्टिकल बाहर निकल जाता है। तो पर एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी वो तो डिपेंड इस चीज पे करेगा ना, कितनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड से निकला है। तो वे बहुत कम बार इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करते हैं और डायरेक्टली बाहर निकल जाते हैं, तो विदाउट गेनिंग मच एनर्जी। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड विद द यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो आप क्या कहोगे? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट पार्टिकल, सो व्हेन it is placed in cyclotron, it comes out from cyclotron without gaining much energy, ठीक है। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज लाइट पार्टिकल। तो यहाँ तक आप कीजिए, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ओके, थैंक यू।